हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय सर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस पर। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने जा रही है। आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही बेहतरीन है क्लास 10th के लिए। फिजिक्स में जो टॉपिक है हमारा मानव नेत्र, उसे आज लेकर के आए हैं। आज के बाद आपको मानव नेत्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ा देंगे। चलो देखते हैं इसके बारे में। मानव नेत्र की संरचना और कार्य। मानव नेत्र क्या है और इसके कार्य क्या क्या है सभी आप जानते होंगे, पर आप उतनी गहराई से नहीं जानते हैं जितना हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं इसके बारे में। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये हमें जो दिया गया है नेत्र, ये क्या बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना क्या है, हमारी लाइफ में एक तरीके से डार्कनेस है, अंधेरा है। ये जो रंग बिरंगा हम संसार जो देखते हैं, किसके द्वारा देखते हैं? नेत्र के द्वारा देखते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं ज्ञानेंद्रियों पर चर्चा करता हूं। ये क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग ज्ञानेंद्रिय मान लीजिए, ज्ञानेंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। ज्ञानेंद्रियां इन्हें हम सेंस ऑर्गन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में कहते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन, ठीक है, ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन। ये कितनी होती है? ये 5 होती है। कितनी होती है? 5। पहला हम सबसे पहले आँख से ही शुरुआत करते हैं। आँख, आँख से हमें क्या ज्ञान मिलता है? ठीक है, आँख से हम क्या करते हैं? देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। जैसे ये कौन सा कलर डिफरेंस हम कर सकते हैं। जैसे ये रेड है या ये ब्लू है या ग्रीन है। आँख का काम क्या है? देखना। सेकंड जो हम लेकर गए वो क्या है? नाक। सेकंड जो है वो क्या है? नाक। नाक का क्या काम होता है? गंध लेना, गंध लेना। ठीक है, जैसे किसी फ्लावर में से आने वाली, ठीक है, क्या होती है? उससे सुगंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुगंध बोलते हैं। और कहीं पर कोई कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, जैसे आप स्कूल से आते हो, बहुत से बच्चे क्या है स्कूल से आकर के जब सॉक्स निकालते हैं, ठीक है, तो उनमें से क्या आती है? दुर्गंध आती है। क्या आती है? दुर्गंध। तो नाक, नाक से हमें क्या नॉलेज मिलती है? ये हमें गंध का अनुभव कराती है। क्या कराती है? गंध का अनुभव कराती है कि सुगंध आ रही है या दुर्गंध। तीसरा कान। कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं, सुनना। ठीक है, हियरिंग। कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। जैसे बहुत सी कर्कश आवाजें होती हैं जिन्हें हम सुनना पसंद नहीं करते। जिन आवाज़ों को हम सुनना पसंद नहीं करते उन्हें क्या बोलते हैं? कर्कश आवाज बोलते हैं। ठीक है, या फिर जैसे कोई स्वीट सॉन्ग जैसे बोल सकते हैं, मधुर मधुर गाना। 4 पॉइंट है हमारा जीभ। जीभ से हम क्या करते हैं? जीभ से स्वाद, खट्टा मीठा कड़वा, ठीक है, नमकीन, ये सब हमें कहाँ से अनुभव होता है? जीभ से। नेक्स्ट है त्वचा। त्वचा से हम स्पर्श, तापमान और सबसे बड़ी है जो ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, यहाँ पे अगर जो हम बात करें, जैसे कि जो क्वेश्चन इस तरीके से बन गया है, सबसे बड़ी ज्ञानेंद्रिय क्या है? सबसे बड़ी ज्ञानेंद्रिय,
ठीक है, सबसे बड़ी ज्ञानेंद्री तो क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी त्वचा। ठीक है, सबसे बड़ी ज्ञानेंद्री क्या है, त्वचा है। जैसे हम देख भी पा रहे हैं, ये जो हमारी पूरी जो बॉडी जो कवर है वो किससे कवर है, स्किन से। ठीक है, इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वचा कहते हैं। तो सबसे बड़ी ज्ञानेंद्रिय क्या है, त्वचा है। तो ज्ञानेंद्रिय मैंने आपको बताया ज्ञानेंद्रिय कितनी है, 5 हैं। आंख, आइस, नोज और ईयर, टंग एंड स्किन। ठीक है, तो 5 जो सेंस ऑर्गन हैं इनसे नॉलेज क्या क्या है, आई से सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ईयर हियर सुन सकते हैं, नोज से क्या कर सकते हैं, स्मेल, और टंग से क्या कर सकते हैं, जो टेस्ट, और त्वचा से क्या कर सकते हैं, फील, स्पर्श। जैसे कोई हमें प्रेस करता है, ठीक है, तो पता चलता है कि हमें दबाया जा रहा है। कोई कुछ चुभोता है हमें तो मालूम पड़ता है, जैसे हमें कांटा चुभो रहा है। टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी हम किससे फील करते हैं, त्वचा से। जैसे गर्म होता है, जैसे हमसे बोला जाता है इस पानी को देखिए गर्म है या ठंडा है, हम क्या करते हैं उसमें उंगली डाल के चेक करते हैं ये ठंडा है या गर्म है। ठीक है, तो ये जो संवेदनाएं हैं वो हमें इन सेंस ऑर्गन से मिलती हैं। ये सेंस ऑर्गन है इनसे हमें क्या मिलती हैं, संवेदनाएं प्राप्त होती है। आंख से देखना, नाक से गंध लेना। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। अब बात करते हैं, जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, आंख। आंख के बारे में बात करेंगे, नेत्र। तो यहां पर लिखा भी है, यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। ठीक है, यह किसकी भांति कार्य करता है, इसकी कंपेरिजन की जाए तो किससे करी जाएगी, कैमरे से। तो ये किसकी भांति कार्य करता है, कैमरे की भांति कार्य करता है। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगी चीजों को इसी के द्वारा देख पाते हैं। ये बात क्लियर है। हमारे पास ये जो नेत्र नहीं होते तो हम इस रंग बिरंगे संसार को नहीं देख पाते। इसमें एक क्रिस्टलीय लेंस होता है। ये जो है यहाँ पर ये क्या है, ये लेंस है। ठीक है, ये क्या है, ये लेंस है। क्रिस्टलीय लेंस होता है, प्रकाश सुग्राही पर्दा जिसे रेटिना दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल या रेटिना, यहीं पर क्या होता है, जो भी हम देखते हैं, जैसे इमेज को हम देखते हैं, उसका जो प्रतिबिंब जो बनता है वो कहां पर बनता है, यहां पर बनता है दृष्टिपटल पर। इसी को हम रेटिना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिना। दृष्टिपटल या रेटिना कह सकते हैं। यहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इस पर प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। अब बात आती है, जो लाइट जो है हमारे सामने, कोई जैसे ये मान लीजिए, ये मैंने एक इमेज मान ली, एक बिंब मान लिया। अब इस पर क्या है, इस पर जैसे यहाँ जो सामने जो लाइट जल रही है, इसकी लाइट इस पर, इसकी जो लाइट की जो रेज है वो इस पर पड़ रही है। अब ये रेज जो क्या करेंगी, ये डायरेक्टली मेरे आइस में क्या करेंगे, एंटर करेंगी। तो सबसे पहले ये जो एंटर करती हैं वो किसके द्वारा करती है, स्वच्छ मंडल इसे बोल सकते हैं, या फिर इसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। इसके द्वारा ये क्या करती हैं, एंटर करती हैं। ये क्या है, बिल्कुल आउटर लेयर होती है। ये क्या होती है, आउटर लेयर होती है, जिसके द्वारा ये क्या करती है, प्रकाश की जो रेस है वो इसमें एंटर करती है। प्रकाश की पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। अब यहाँ पर ये तो क्या हो गई, यहाँ पर ये कॉर्निया हो गई। ठीक है, आउटर जो लेयर है। अब इसके नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो उसे क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका। इसे क्या बोला जाएगा, परितारिका। परितारिका कहते हैं पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। यह क्या करती है, जो पुतली का जो साइज है उसे कंट्रोल करती रहती है। ठीक है, यहाँ पर ये पुतली है ये, और ये क्या है, परितारिका है। ये है परितारिका ये, और बीच में ये जो स्पेस यहाँ पर जो दे रहा है
ठीक है। बीच में जो यहाँ पर जो स्पेस है, यहाँ पर इस जगह पर, इसे क्या बोलते हैं, पुतली। अब क्या होता है, जैसे आप कभी मूवी देखने गए हो तो हम क्या करते हैं, जैसे बाहर से उसमें जब एंटर करते हैं हॉल के अंदर, तो क्या होता है, हमें ये कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए हमें दिखाई देना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बट हमें उसका रीजन नहीं पता होता है। हम क्या सोचते हैं, अरे हम किस में से आए थे, हम लाइट में से आए हैं, और जब हम इसमें अंधेरे में आ गए इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बट उसके रीजन को फाइंड करना कभी नहीं चाहा। और जब हम ऐसा करते तो शिव तो पता नहीं कितनों के सामने गिरा होगा। न्यूटन ने ही क्यों मतलब उसकी खोज की, जो गुरुत्वाकर्षण जो बल था उसकी खोज न्यूटन ने ही क्यों कर दी? क्यों? क्योंकि वो उसके पीछे एक तरीके से पड़ गया था। वो ये सोचने लगा था कि गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। वो उस पर फोकस करके रह गया। हमारे साथ रोजाना ऐसी घटनाएं घटित होती है, अगर जो हम उनके बारे में सोचने के लिए अगर जो बैठे हैं तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, पर सोचने का हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम इतने बिजी हो चुके हैं बहुत सारे कामों में। ठीक है, जैसे आजकल की जो जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा बिजी है मोबाइल में। बस ना, जो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा जो बढ़ा हुआ जो अंग मिलेगा, ये वाली फिंगर होगी। क्यों? बस लगातार कंटिन्यू हम ऐसे ही करते रहते हैं। ठीक है, तो आप उसमें से निकल करके आइए। मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूं, आप चाहे कुत्ता बिल्ली कुछ भी पाल लेना, लेकिन ये भ्रम कभी मत पालो अभी कि हम ऐसे बिना पढ़े लिखे पास हो जाएंगे। पढ़ना पड़ेगा भाई। कुत्ता बिल्ली कुछ भी पाल लो, लेकिन ये भ्रम मत पाल लेना कि बिना पढ़े पास हो जाएंगे। ठीक है, चले आते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्या होता है, बात चल रही थी उसकी पुतली की। तो पुतली में क्या है कि जैसे ही हम बाहर होते हैं लाइट में, तो पुतली हमारी क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ये क्या करती है, आने वाली जो लाइट होती है उसे बैलेंस करके रखती है। नहीं तो ज़्यादा होनी चाहिए, न ज़्यादा कम होनी चाहिए, बस हमें उतनी ही चाहिए जिससे कि हमें जो हमारी जो इमेज है वो अच्छे से हमें दिखाई देती रहे। तो उस टाइम पे वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जब हम वहां से अंदर की तरफ एंटर करते हैं, ऐसा तो नहीं है एकदम से वो हो जाएगी। जब हम अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर लाइट क्या होती है, बहुत कम होती है, फिर उसे फैलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उस टाइम के लिए हमें क्या हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देने लगता है। फिर वो धीरे धीरे करके पूरी फैल जाती है। ठीक है, जितनी लाइट की उसकी जरूरत होती है वो उतनी वहां पर क्या हो जाती है, फैल जाएगी। वैसे ही हम क्या करते हैं, जब अंधेरे से लाइट में जाते हैं तो भी ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो पुतली का ये काम होता है। वो पुतली को कंट्रोल कौन करता है, पुतली को कंट्रोल करता है परतारिका। कौन करता है, परतारिका। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। लेंस दूर या नजदीक के सभी प्रकार के वस्तुओं का समायोजन कर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जो कहां पर प्राप्त होता है, दृष्टिपटल पर होता है। कहां पर प्राप्त होता है, दृष्टिपटल पर। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन जो बन करके आएंगे, सबसे पहले मैंने आपको ज्ञानेंद्रिय बताई। ज्ञानेंद्रिय कितनी है, 5 हैं। कितनी है ज्ञानेंद्रियां, 5, जो हमें किसी न किसी का ज्ञान देती हैं। जैसे आंखों से देखने का, जैसे मैं कहीं पर भी कुछ भी देखता हूं, मैं इधर देख रहा हूं तो ये मुझे क्या है, एक नेत्र की डायग्राम दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये भी नॉलेज हमें कहां पर पहुंच रही है, मेरे मस्तिष्क में, और मैं इसे पहचान पा रहा हूं ये क्या है, ये डायग्राम है, किसका है, ह्यूमन आइज का। उसके बाद नाक, जैसे हम रास्ते से निकल के जा रहे होते हैं तो वहां पर क्या है, जैसे बहुत सारा कचरा वगैरह पड़ा होता है तो उसमें से दुर्गंध आ रही होती है, या फिर किसी बगीचे के पास से होकर के गुजरते हैं तो उसमें से सुगंध आ रही होती है। तो ये जो ज्ञान है वो हमें किससे मिलता है, नाक से, कान के द्वारा। हम म्यूजिक जो सुनते हैं, ठीक है, तो
तो बड़ा हमें आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, यानी वो क्या है, स्वीट सॉन्ग हम सुन रहे हैं, और वहीं पर क्या है, कोई जानवर चिल्लाने लगे या कोई ऐसी आवाज आती है जिन्हें हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। जीभ से स्वाद का, और त्वचा से स्पर्श और तामना। ठीक है, तो ये इतना कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चन भी हम अभी आपको यहाँ पर बनाएंगे, फिर उनके आंसर भी देंगे। उससे पहले आप ये जो ज्ञानेंद्रिय वगैरह है, आप इसे क्या कर लें, थोड़ा सा नोट कर लें। नोट कर लिया होगा। सो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, नेत्र के विभिन्न भाग, परिचय और उनका कार्य। ठीक है, बहुत से इसके पार्ट भी होते हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं और उनका कार्य क्या होता है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्निया या स्वच्छमंडली। किसकी करेंगे, कॉर्निया या स्वच्छमंडल। नेत्र का जो काला दिखाई देने वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, नेत्र का जो काला जो दिखाई देने वाला जो पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। क्या बोलते हैं, ये नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित तो एक पतली झिल्ली होती है। ये क्या होता है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, पतली झिल्ली होती है। इसी से होकर नेत्र में प्रकाश क्या करता है, प्रवेश करता है। इसका कार्य क्या है, देखो ये कैसी होती है, ये काली दिखाई देने वाली गोलाकार होती है, और ये कहां पर होती है, डायफ्राम के ऊपर स्थित होती है, एक पतली झिल्ली होती है। इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, और यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। ठीक है, चाहे तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नेत्र का सबसे नाजुक भाग, नाजुक भाग क्या है, कॉर्निया। ठीक है, नेत्र का जो सबसे नाजुक भाग होता है वो क्या है, कॉर्निया है। और उसके बाद में हम ये भी यहां पर कर सकते हैं, प्रकाश नेत्र के किस भाग से प्रवेश करता है, किस भाग से प्रवेश करता है, किस भाग से प्रवेश करता है। उसका भी आंसर क्या होगा, कॉर्निया होगा। क्या होगा, कॉर्निया। ठीक है, तो नेत्र का सबसे नाजुक भाग क्या है, कॉर्निया है। और प्रकाश नेत्र किस भाग से प्रवेश करता है, वो भी कहां से करता है, कॉर्निया से करता है। और इसकी जो स्थिति है, कॉर्निया कहां पर स्थित होता है, वो कहां पर होता है, नेत्र के डायफ्राम के ऊपर। नेत्र के डायफ्राम के ऊपर कहां पर होता है, नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है। क्लियर, इससे हमारे 3 क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गए। नेत्र का सबसे नाजुक भाग क्या है, कॉर्निया है। प्रकाश नेत्र के किस भाग से प्रवेश करता है, कॉर्निया से। कहां से, कॉर्निया से। और ये कॉर्निया कहां पर स्थित होती है, नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित होती है। ठीक है, कॉर्निया किसे कहते हैं, जो काला से जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, काला, काला गोलाकार भाग, काला गोलाकार भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉर्निया।
काला गोलाकार जो भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। यानी कॉर्निया से रिलेटिव जितने भी पॉइंट हैं मैंने आपके यहां पर क्लियर करा दिए। ये जो पार्ट होता है उसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। यहां से आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंजक्टिवा। ये कंजक्टिवा क्या है, यहां पर आपने देखा होगा जो हमारा जो नेत्र होता है उसमें जो व्हाइट जो पार्ट होता है, सफेद सा जो पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूं। ये तो चलो बता देते हैं। आपने देखा होगा ये नेत्र में इधर जो चार तरफ का जो व्हाइट जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या है, ये जो व्हाइट जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। जैसे अग्र नेत्र का सफेद भाग को स्क्लेरा कहते हैं, और इसके कवरिंग को जो कॉर्निया के चारों ओर फैला रहता है कंजक्टिवा कहते हैं। इसे आंख की रक्षात्मक कवच भी कहा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, रक्षात्मक कवच भी कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आंख का रक्षात्मक कवच किसे कहा जाता है, आंख का रक्षात्मक, सॉरी वर्ड क्या हो रहा है, आंख का रक्षात्मक कवच किसे कहा जाता है, आंख का रक्षात्मक कवच किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आंख का रक्षात्मक कवच हम किसे बोलेंगे, कंजक्टिवा। किसे कहते हैं, कंजक्टिवा को। ठीक है, तो आंख का रक्षात्मक कवच हमें किसे कहते हैं, कंजक्टिवा को कहते हैं। और इसे रक्षात्मक कवच क्यों कहा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। यह नेत्र को बाहरी तत्वों से रक्षा करता है। ठीक है, जैसे कोई कूड़ा या कुछ भी मतलब पड़ जाता है हमारी आंख में, तो वो क्या करता है, उससे हमारी रक्षा करता है, नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है। ठीक है, और जो चिकनाहट नहीं होगी हमारे नेत्र में तो क्या है, घर्षण होने लगेगा उसमें। जब घर्षण होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घाव। यह आंख को बाहरी आघात से भी बचाता है। ठीक है, जब कोई छोटा मोटा कोई आघात होता है तो क्या हो जाता है, उससे भी ये हमें बचाता है। तो कौन बचाता है, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा कहां पर होता है, ये नेत्र का सफेद, अग्र नेत्र का सफेद जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। और इसको कवरिंग जो करता है, इससे जो कवर करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। क्लियर। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं, परितारिका। नेत्र के जो कलर को जो बताता है वो कौन होता है, परितारिका होती है। देखा होगा, किसी का ब्राउन होता है, किसी का बिल्कुल ब्लैक होता है,
तो ये किसकी वजह से होता है? परतारका की वजह से होता है। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये क्या है? परतारका है। और इस परतारका के ऊपर जो लेयर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। ये पहले, सबसे पहले स्वच्छ मंडल या कॉर्निया, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके पीछे का जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? परतारका कहते हैं। क्या बोलते हैं? परतारका। ये कॉर्निया के पीछे स्थित होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी? कॉर्निया होगी, ये एक लेयर है, जस्ट उसके जो पीछे का जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? परतारका या आइरिस कहते हैं। इंग्लिश में से आइरिस बोला जाता है। इसकी स्थिति कहां पर होती है? इसकी जो स्थिति है, इसकी परतारका की, ये कहां पर होती है? कॉर्निया के पीछे होती है। कहां पर होती है? कॉर्निया के पीछे, ठीक है। स्थिति कहां पर होती है? कॉर्निया के पीछे होती है। एक गहरा वलयाकार पेशी डायफ्राम है, यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। परतारका भी क्या करती है? ये पुतली के आकार को क्या करती है? पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। कौन करती है? परतारका। दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? परतारका। इंग्लिश में बोले तो आइरिस। हमारे नेत्र को जो कलर होता है उसे मेंटेन कौन करता है? परतारका। क्लियर ना? परतारका कहां पर स्थित होती है? कॉर्निया के पीछे। कॉपी में नोट मत करिए, सीधा माइंड में नोट करना है। जब आज माइंड में सेट हो जाएगा ना, माइंड में आज जब नोट कर लेंगे, परीक्षा होगी ना, परीक्षा में डायरेक्टली कॉपी पर नोट करना है, ठीक है ना। तो मेरा जो काम है वो है आपके माइंड में नोट कराना। तो आपको क्या वर्क करना है? माइंड से डायरेक्टली कॉपी पर नोट करना है। तो परतारका, परतारका के बारे में इतना क्लियर हो गया कि ये कहां पर स्थित होती है? कॉर्निया के पीछे स्थित होती है। और इसका वर्क क्या है? ये पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। और अगर जो बात ये आ जाए, नेत्र का जो रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? नेत्र का रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? वो भी परतारका की वजह से होता है, ठीक है। जो परतारका का जो कलर होगा उसी को माना जाता है, ठीक है ना। ये नीली नीली आंखें, ठीक है ना, सब किसकी वजह से है? वो नीली नीली आंखें परतारका की वजह से हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पुतली, बहुत देर से हम इसके बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। पुतली, ठीक है। आज भैया रे पुतली पढ़ लीजिए, नहीं तो पुतला बन के रह जाओगे। आज अगर जो आपने ये पुतली नहीं ढंग से पढ़ पाई, मैं रियली बता रहा हूं, आप पुतला बन जाओगे। पुतली, यहां पर हम जो देख रहे हैं, ये यहां पर जो स्पेस है परतारका के बीच में, जो स्पेस है, इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पुतली कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? पुतली कहते हैं। यह परतारका के वलय से बना एक रिक्त स्थान है, छिद्र है, जो परतारका के केंद्र में होता है, ठीक है। कहां पर होता है? ये परतारका के केंद्र पर होता है, छिद्र होता है छोटा सा, जिसे हम क्या बोलते हैं? पुतली कहते हैं। और ये जो खुलता है, कहां पर खुलता है? अवनेत्र लेंस में खुलता है। ये जो स्पेस है, स्पेस के जस्ट बाद क्या है हमारा? यहाँ पर ये अवनेत्र लेंस है, ये पूरा, ठीक है, ब्लू सा जो है
यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब यहां से स्वच्छ मंडल से जो प्रकाश जो एंटर करके चला आता है उसको भी मेंटेन जो करता है वो कौन करता है? पुतली। जब प्रतारिका सिकुड़ती है तो पुतली की साइज कम हो जाता है। ठीक है, जब प्रतारिका क्या होगी? सिकुड़ेगी। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए दोनों तरफ से आपको प्रेस किया जा रहा है। ठीक है, आपको लिटा के दोनों तरफ से प्रेस किया जाए तो आपका जो साइज है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वैसे क्या है? ठीक है, बीच में पुतली होती है और प्रतारिका बीच उसे क्या करती है? मेंटेन करके चलती है। और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है। प्रतारिका जब सिकुड़ेगी तो पुतली का साइज कम हो जाएगा। जब पुतली का साइज कम होगा तो प्रकाश की जो मात्रा है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब प्रतारिका फैलती है तो पुतली का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और नेत्र में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है उसकी मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है? इसकी स्थिति देखेंगे और इसका वर्क। आपको क्या है? ओनली ये जो इनके भाग हैं, ये भाग आपको याद रखने हैं कौन कौन से भाग होते हैं, और भाग की बस आपको स्थिति पता करनी है। प्रतारिका के मध्य में, प्रतारिका के केंद्र पर। ठीक है, प्रतारिका के केंद्र पर स्थित होता है। और कार्य क्या होता है? अभिनेत्र लेंस में, अभिनेत्र लेंस में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है जी, बात क्लियर? ये कहां पर स्थित होता है? प्रतारिका के केंद्र पर स्थित होता है और अभिनेत्र लेंस से पहले होता है। ये कहां पर खुलता है? अभिनेत्र लेंस पर जाकर खुलता है। उसका जो कार्य है, कार्य क्या होता है? अभिनेत्र लेंस में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। पुतली, सुन लो मेरे पुतलो, पुतली क्या होगी? क्लियर। अब इसके जस्ट बाद में क्या है? अभिनेत्र लेंस। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताई दिया ये जो पार्ट है ब्लू पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टली लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस है। ठीक है, ये क्या होता है? लचीला होता है। और ये कैसे पदार्थ से बना होता है? मुलायम पदार्थ से बना होता है। कैसे पदार्थ से? मुलायम। ठीक है, और ये कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी, पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी ऐसा माध्यम होता है जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कांच होता है, कांच का जो टुकड़ा होता है उसमें से हम आर पार देख सकते हैं। साफ पानी हो गया। और अपारदर्शी क्या है? जैसे पॉलीथीन हो गया। ये अपारदर्शी उत्तल लेंस है जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। ये क्या करता रहता है? इसकी फोकस दूरी घटती और बढ़ती रहती है। ये वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका कार्य क्या है? इसका जो कार्य है वो क्या है? वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाना। उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाना। प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, ये क्या करता है? ये वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जो कहां पर बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है, रेटिना पर।
कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। इतना ही क्लियर हो गया। पुतली के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये कहाँ पर स्थित होती है? प्रतारिका के केंद्र पर स्थित होती है। और प्रतारिका इसे क्या करती है? इसके आकार को घटाती और बढ़ाती रहती है। ठीक है, जब इसका आकार क्या हो जाता है? कम होता है, तो और जो प्रकाश की जो मात्रा है कम पहुंच पाती है लेंस तक, और जब वो फैल जाती है तो इसका आकार बढ़ जाता है, जिससे क्या है? प्रकाश की जो मात्रा है वो अधिक मात्रा में कहां से एंटर करने लगती है? लेंस से होकर के। अवनेत्र लेंस क्या होता है? ये मुलायम और लचीला, ये मुलायम पदार्थ से बना होता है और कैसा होता है? लचीला होता है। ठीक है, ये अपारदर्शी होता है और इसका कार्य क्या है? वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाना। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। पश्चमाभि मांसपेशियां। अब ये जो लेंस है, लेंस को स्टेबल कौन करता है? ये मांसपेशियां जो होती हैं वो, और यही मांसपेशियां क्या करती हैं? इसकी फोकस दूरी को घटाती या बढ़ाती रहती हैं। ठीक है, और यही क्या होता है? जैसे एज बढ़ती चली जाती है, वृद्धावस्था की तरफ जब हम लोग चलते हैं तो ये क्या पड़ जाती है? बिल्कुल शिथिल पड़ जाती हैं। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाता है? बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। पेशियां अवनेत्र लेंस को जकड़े रखती हैं। ये जो पेशियां हैं वो क्या करती हैं? ये जो लेंस है इसको जकड़ के रखती हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए बीच में क्या है? बीच में लेंस है और इस तरीके से जकड़े हुए हैं उसे, और ये लेंस के आकार को नियंत्रित करती हैं। ये क्या करती रहती है? लेंस के आकार को नियंत्रित करती रहती है। जैसे जो अभी मैंने आपको बताया था, लेंस क्या था? लेंस से पहले पुतली को कौन कंट्रोल कर रहा था? प्रतारिका। वैसे इसको, इसके जो साइज को कौन कंट्रोल करता है? पश्चमाभि मांसपेशी। किसके साइज को? लेंस के साइज को। ठीक है, ये लेंस है, लेंस के जो साइज को कंट्रोल कर रही है। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये जो है ये इस तरीके से, ठीक है, ये इसके साइज को क्या कर रही है? घटाया बढ़ा सकती है। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अवनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता है और उसकी समझने क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। देखने की जो क्षमता है वो घट जाती है। अक्सर कर ये कब होता है? अधिकांशतः जब हम लोग वृद्धावस्था में होते हैं उस टाइम पर। ठीक है, लेकिन ये क्लियर नहीं है वृद्धावस्था पर ही हो, उससे पहले भी हो सकता है। अब पार्श्व दृश्य। पश्चमाभि मांसपेशियों का कार्य क्या है? यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। ये क्या करती है? लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। इसका कार्य क्या है? लेंस के आकार को नियंत्रित करना। और जब ये इस काम को करना बंद कर देती हैं तो जो उसकी समझने क्षमता है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। क्लियर हो गया? पश्चमाभि मांसपेशियों का क्या कार्य है? लेंस के आकार को घटाना या बढ़ाना। ये कौन करता है? पश्चमाभि मांसपेशियां। कौन करता है? पश्चमाभि मांसपेशियां क्या कार्य करती हैं? लेंस के आकार को नियंत्रित, लेंस के आकार को क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। कौन करती हैं? पश्चमाभि मांसपेशियां। सुन लीजिए, कौन करती हैं? पश्चमाभि मांसपेशियां। क्लियर ना? पुतली के पुतलों लेंस के आकार को क्या करती है? नियंत्रित करती है। कौन करती है? पश्चमाभि मांसपेशियां। और इनकी जगह जो स्थिति देखी जाए तो लेंस के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कांचाव द्रव। ठीक है, विट्रियस ह्यूमर, कांचाव द्रव।
यह एक जेली जैसी पदार्थ का बना होता है जो अवनित लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता है। ठीक है, ये क्या है, जो नेत्र गोलक है उस पूरे फिल रहता है, पूरे में भरा रहता है। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग कांचाव द्रव घेरता है। अब नेत्र गोलक का जो अधिकांश जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कांचाव द्रव होता है। ठीक है, ये नेत्र गोलक को, इसका कार्य क्या है, ये नेत्र गोलक को आकार प्रदान कराता है। ठीक है, तो अगर यहां पर क्वेश्चन बन जाए, नेत्र गोलक को आकार कौन प्रदान कराता है, नेत्र गोलक को आकार कौन प्रदान करता है, वो क्या है, कांचाव द्रव। क्या है, कांचाव द्रव। ठीक है, ये भी आप अपने क्लियर करते चलिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आता है आपका क्लास 10th में। ठीक है, तो इसलिए मैं साथ के साथ में ऑब्जेक्टिव भी आपके क्लियर कराता चल रहा हूं। नेत्र गोलक को आकार कौन प्रदान कराता है, कांचाव द्रव। रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से होकर गुजरता है। ठीक है, अब लेंस यहां पर है, तो यहां पर हमारा क्या है, ये हमारा लेंस हो गया, पछवाई मांसपेशियों में ये दबा हुआ है। ठीक है, अब ठीक है, यहां से जो लेंस यहां से जो प्रकाश जो जाएगा, अब लेंस से होकर कहां पर पहुंच गया, लेंस से होकर के ये प्रकाश कहां पर पहुंच गया, रेटिना पर। कहां पर पहुंचा, रेटिना पर। और इस पूरे में क्या फिल है, ये कांचाव द्रव फिल है। यहां पर ये क्या फिल है, कांचाव द्रव। ठीक है, तो रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से होकर गुजरता है, और जो यहां से जाएगा तो वो किसमें डुबकी लगाते हुए जाएगा, कांचाव द्रव में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश जाएगा लेंस से होकर के रेटिना तक, तो कहां से होकर गुजरेगा, इससे होकर जाएगा, कांचाव द्रव से। क्लियर। तो यह कैसा होता है, यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो अवनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता है। इतने ये जो पार्ट है ये, ठीक है, लेंस से लेकर के रेटिना तक का जो पार्ट है उसमें क्या भरा रहता है, कांचाव द्रव। ये कैसा होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है। यह नेत्र गोलक को आकार प्रदान कराता है। सेकंड पॉइंट क्या है, रेटिना तक पहुंचने वाला जो प्रकाश है लेंस से होकर इसी द्रव से गुजरता है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या, वो यहां पर हमारा है रेटिना। रेटिना क्या है, रेटिना, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, दृष्टि पटल भी कहते हैं। और यह नेत्र गोलक का पश्च भाग, पीछे का जो पार्ट होता है, ठीक है, सबसे बाहरी पार्ट क्या हो गया हमारा, स्वच्छमंडल, कॉर्निया जिसे बोलते हैं। देखो यहां पर ये भी बन जाएगा, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ में आप अपने ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान रखिए। तो मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कॉर्निया। क्या हो जाएगा, कॉर्निया। ठीक है, और सबसे जो भीतरी जो पार्ट होता है वो होता है अंधबिंदु। क्या होता है, अंधबिंदु। मानव नेत्र का सबसे पीछे का भाग, पीछे का भाग
वो क्या होता है, अंध बिंदु। यहाँ पर क्या होता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है। ठीक है, रेटिना के बाद अंध बिंदु होता है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं, और यह नेत्र गोलक का पश्च भाग जो पर्दे का कार्य करता है। जो किसका कार्य करता है, पर्दे का। जैसे आप ये समझ लीजिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, ठीक है। अब क्या है, यहां से जैसे लाइट पड़ी मेरे पे, मेरे ऊपर लाइट पड़ी, ठीक है। अब मेरे पीछे जो पर्दा होगा, मेरे पीछे जो पर्दा होगा उस पर मेरी क्या बनेगी, परछाई बनेगी, शैडो बनेगी। तो ये जो पर्दा है पीछे का, जिस पर मेरी शैडो जो बन रही है, उसे आप मान लीजिए रेटिना। ठीक है, ऐसा ही होता है। बीच में क्या होता है, जैसे लाइट आ रही होती है, लाइट जैसे किसी ऑब्जेक्ट से क्या होगी, टकराएगी। टकराने के बाद वो प्रकाश कहां पर जाएगा, मानव नेत्र पर जाएगा, और उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहां पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। समझ गए होंगे। चलो चलते हैं आगे। अब इसका जो कार्य है, यह नेत्र का प्रकाशग्राही भाग है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक तथा उल्टी होती है। क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके एग्जाम में। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको पता होना चाहिए कैसी होती है, वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, रेटिना पर जो बनने वाली जो इमेज जो होती है वो कैसी होती है, वास्तविक तथा उल्टी होती है। अब इसका कार्य क्या है, यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है, मैंने अभी बताया है। इसकी कोशिका प्रकाशग्राही होती है। इसकी जो कोशिका होती है रेटिना की कैसी होती है, प्रकाशग्राही होती है, जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें, दृक् तंत्रिका। यह है, अब दृक् तंत्रिका क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पे अभी इमेज आप शो करा दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर हमारी इमेज बनी, ठीक है, यानी यहां पर प्रतिबिंब बन गया। यहां पर क्या बन गया, प्रतिबिंब। अब यहां पर जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है। अब ऐसा तो नहीं है जैसे मैं किसी को भी देख रहा हूं तो उसके पैर ऊपर को दिखाई दे रहा है, सिर नीचे, ठीक है। अब यहां से जो संवेदना जो लेकर के जाएंगे वो कौन लेकर के जाएगी, दृक् तंत्रिका लेकर के जाएगी। वो संवेदना कहां पर पहुंचाएगी, मस्तिष्क में। कहां पर पहुंचाएगी, मस्तिष्क में, ठीक है। दृक् तंत्रिकाएं जो होती हैं उनका वर्क क्या होता है, रेटिना से जो सूचना है उसको कहां पर प्रेषित करना, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में जाकर क्या होता है, मस्तिष्क में जाकर के जो इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, वहां पर जो बनेगी इमेज कैसी हो, सीधी और वास्तविक होगी। कैसी हुई, सीधी तथा वास्तविक होगी। ये दो दृक् तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलती है, ठीक है। इस तरीके से ये मान लीजिए, ठीक है। यहां पर ये क्या हो गया, रेटिना हो गया। यहां पर क्या हो गया, रेटिना, ठीक है। और ये क्या हो गई, दृक् तंत्रिका, ठीक है। इनमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें जैसे इलेक्ट्रॉन जो वर्क करते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर इसमें जो तंत्रिका होती है, तंत्रिकाओं क्या पाए जाते हैं, हमारा जो ब्लड होता है ब्लड में फ्लो करते रहते हैं न्यूरॉन्स। ये किसका कार्य करते हैं, ये भी सूचनाओं को मस्तिष्क में देने का कार्य करते हैं। तो यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से क्या करता है, ये जुड़ता है। और ये कहां पर जाती है, सीधी मस्तिष्क में जाती है। कहां पर जाती है, मस्तिष्क में। अब इनका कार्य क्या है, या रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की संवेदना
प्रतिबिंब को संवेदना द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है, इनका अगर जो कार्य अगर जो देखा जाए, ठीक है, तो इनका कार्य क्या है? रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचाना, संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचाना। आइए सर, वेलकम है। आप जो सिर के बल जो चल रहे हो, अब हम आपको क्या करते हैं, घुमा करके रियल बना देते हैं। वो काम कौन करता है? मस्तिष्क करता है। और इन संवेदनाओं को मस्तिष्क तक कौन लेकर के जाता है? लेकर के कौन जाता है भाई? दृक तंत्रिका। कौन लेकर के जाता है? दृक तंत्रिका। वेलकम टू यू सर। आइए, आप सिर के बल कैसे चले आए? चलो, आप अगर जो हमारे दरबार में आए हैं तो हम आपको पैरों के बल चला के भेजेंगे। ये कार्य किसने किया? मस्तिष्क ने। समझ में आया? तो सबसे जो आउटर जो पार्ट था वो क्या था? अब यहां से दृक तंत्रिकाएं जो गुजरती हैं, इसी को हम अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। यहां पर क्या रहता है? यहां पर बिल्कुल, यहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। प्रकाश सिर्फ हमारा कहां तक रहता है? रेटिना तक। तो दृक तंत्रिका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, तो ये मानव नेत्र और उसके भाग और जितने भी ये भाग हैं उनके कार्य, ये मैं आपको कंप्लीट करा दिए। अब यहां पर क्या है? मानव आंख से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ ऐसे तथ्य हैं, वो भी हम आपको क्लियर कराएंगे। जैसे बात चल रही थी समंजन क्षमता, ये भाई समंजन क्षमता क्या होती है? ठीक है, मैंने बीच में बताया था, जब ये दृक तंत्रिकाएं हैं ये क्या हो जाती हैं, ये कार्य करना, ये मतलब इसके आकार को कंट्रोल करना क्या कर देती? बंद कर देती हैं। तो उसकी समंजन क्षमता क्या हो जाती? घट जाती है। बताया था। तो ये समंजन क्षमता है वो क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। जो लेंस है, लेंस अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकता है। घटा बढ़ा वो तभी पाएगा जब पश्चमावी मांसपेशियां जो हैं अच्छे से कार्य करेंगी, तभी तो वो घटा बढ़ा पाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? समायोजित जो करता है उसी को समंजन क्षमता बोलते हैं। अब ऐसा नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर उसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती है। जब नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। सब खेल किसका है? पश्चमावी मांसपेशियों का। किसका है? पश्चमावी मांसपेशियों का काम है। कहीं पर भी समंजन क्षमता की बात आती है, आप डायरेक्टली किसके बारे में सोचने लगे? पश्चमावी मांसपेशियां। पश्चमावी मांसपेशियां क्या कर देती हैं? जब उसके व्यास को कम कर देंगी, क्या कर देंगी? जैसे यहाँ पर लिखा है, ऐसा नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती है। जब उसकी वक्रता बढ़ जाएगी तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और जब नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्लियर? जैसे यहां पर ये दिखा भी रहा है, जैसे ये दूर है कोई, तो यहां पर ये क्या हो रहा है? इसकी फोकस दूरी, यहां पर ये क्या कर रहा है? इसका व्यास बढ़ रहा है। क्या हो रहा है इसका? यहां पर इसका ये व्यास बढ़ रहा है, यहां पर व्यास क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहां पर ऊपर वाले में व्यास क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब इसमें व्यास कम हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा? जब इसका व्यास क्या हो, इसका वक्रता जो होगी बढ़ेगी। जब व्यास बढ़ेगा तो इसका व्यास जब घटेगा, इसका व्यास जब घटेगा तो वक्रता भी
क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब वक्रता घटेगी तो फोकस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोकस क्या हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जब व्यास बढ़ेगा, वक्रता बढ़ेगी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो समंजन क्षमता है, समंजन क्षमता किसे कहा जाता है, अवनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, यानी घटा या बढ़ा लेता है। समायोजित कर लेता है मतलब घटा या बढ़ा लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, क्लास थोड़ी बड़ी होगी लेकिन दमदार होगी। आंखों से दिल में हम नहीं, क्लास उतर जाएगी। क्लियर है ना, आंखों से दिल में उतर जाएगी। अब मानव नेत्र की देखने की सीमा, हमारा जो नेत्र है कहां से कहां तक देख सकता है। तो इसका जो निकट बिंदु होता है, नियरेस्ट जो पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर होता है। आप 25 सेंटीमीटर से आप अगर जो इधर देखेंगे, पहले रखेंगे 25 सेंटीमीटर से आगे आप कितना भी देख सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है, ठीक है। उसका क्या होता है, इन्फिनिट होता है, अनंत तक आप देख सकते हैं। लेकिन 25 सेंटीमीटर से अगर जो कम पर आप अगर जो देखते हैं तो क्या होगा, आपकी जो इमेज जो बनेगी कैसे हुई, थोड़ी धुंधली होगी। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम जो दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। और स्पष्ट देखने की अधिकतम जो सीमा है वो कितनी है, अनंत है। ठीक है, तो निकटतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है भाई। क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी आप क्लियर करते चलिए, ऐसा नहीं कोई कुछ छूट जाए, कुछ भी नहीं छूटने देंगे। बस वादा इतना कर दीजिए, आप हमारे साथ साथ चलिए। आप अगर जो हमसे छूट गए तो सब कुछ छूट सकता है। एंड तक आपको वीडियो देखनी है। तो निकटतम जो बिंदु होता है, सॉरी निकटतम बिंदु, निकट बिंदु इसे बोल दो या निकटतम बिंदु जो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। और इसकी जो ज्यादा से ज्यादा हम जहां तक देख सकते हैं वो क्या है, अनंत है। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, निकट बिंदु तो ये हो गया। दूर बिंदु जिसे हम बोलेंगे दूर बिंदु, वो कितना होगा, इनफिनिट यानी अनंत। निकट बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु कितना होता है, इनफिनिट होता है। देख लीजिए, जो ज्यादा जो फोन जो देखते हैं ना, जो मोबाइल जो यूज करते हैं इस तरीके से आंखों पे रखें, पछमावी मांसपेशियां मेरी शिथिल पड़ जाएंगी, समझने क्षमता घट जाएगी, दिखाई देना बंद हो जाएगा, चश्मा चढ़ जाएगा। 25 सेंटीमीटर से दूर रख के टीवी वगैरह देखते हैं आप, उससे थोड़ा दूर रहिए। तो दूर बिंदु कितना होता है, इनफिनिट होता है, हम इनफिनिट तक देख सकते हैं। और निकट बिंदु जो होता है वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन आपका इसमें से बन सकता है एग्जाम में। देखिए यहाँ पर ये लिखा भी है, निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है। सुस्पष्ट देखने की इस न्यूनतम दूरी को निकट बिंदु कहते हैं। सामान्यतः देखने की यह न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब आप ये कहो सर मैं तो अपनी आंखों को फाड़ के और 25 सेंटीमीटर नहीं, मैं तो 20 सेंटीमीटर पर देख सकता हूँ। भाई आंखों में जोर पड़ेगा, ठीक है, रेस्ट में भी, यानी बिना किसी तनाव के जो हम देख सकते हैं तो क्या 25 सेंटीमीटर है बेटा। और 25 सेंटीमीटर से आप आगे कहीं भी ये देख सकते हैं इनफिनिट तक। अतः हमें किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसे नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए।
क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हमें उसे कितनी दूरी पर रखना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अब दूर बिंदु है, दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी पर होता है। कहां पर होता है? अनंत दूरी पर। हम इनफिनिट तक देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारी दृष्टि में आना चाहिए, हमारे देखने में आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में ये पॉइंट क्या हो गया? देखने की सीमा हो गई, 25 सेंटीमीटर होती है देखने की सीमा। निकट क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। दूर तक हम इनफिनिट तक देख सकते हैं। तो निकट बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु क्या होता है? जितनी दूर तक हम देख पाए उसे दूर बिंदु कहते हैं। जितनी दूरी पर कोई चीज जैसे रखी हुई है उसे हम देख सकते हैं। आपने कहा जो जैसे बहुत लंबे लंबे जो पोल होते किलोमीटर पर होते, बहुत में किलोमीटर पर होते हैं, उसे हम क्या कर लेते हैं? उन्हें भी देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें दिखाई दे रहे हैं, लंबाई उनकी ज्यादा है, हाइट ज्यादा होगी, आप कितनी भी दूरी पर रख दीजिए देख लेंगे। अब उसके बाद में बात आती है निकट की। निकट हम 25 सेंटीमीटर तक बिना किसी तनाव के देख सकते हैं, बिना किसी स्ट्रेच के देख सकते हैं। ये तो इतना हो गया। अब इसके बारे में बात आती है समझने क्षमता घटती बढ़ती है तो कौन सा रोग हो जाता है? तब रोग होता है मोतियाबिंद। कौन सा होता है? मोतियाबिंद। कभी कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में क्रिस्टली लेंस पर एक धुंधली परत चढ़ जाती है। इसमें क्या होता है? जो लेंस जो होता है, लेंस पर क्या होता है? देखो लास्ट में जाकर के जो लाइट जो एंटर करती है, कहां से करती है? लेंस से जाकर करती है। अब लेंस के बाद में लेंस पर वहां पर क्या बन गया? हमारा इमेज बन के और सीधा किस पर छप गया? रेटिना पर छप गया। रेटिना से द्रव तंत्रिकाएं लेकर के मस्तिष्क के दरबार में लेकर के पहुंच जाती हैं, जहां पर क्या होता है? उसकी रियल इमेज बन जाती है, वास्तविक, ठीक है। अब क्या हो जाए? जब वो वाला दरवाजा ही बंद हो जाए, दैट मीन्स लेंस ही धुंधला पड़ जाए, तो क्या होगी? इमेज भी आपकी धुंधली हो जाएगी। उम्र के कुछ व्यक्तियों में, अधिक उम्र के, धुंधली परत चढ़ जाती है, जिससे लेंस कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है तथा धुंधली हो जाती है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद कैसे होता है? आपको समझ में आ गया होगा। मोतियाबिंद ऐसे होता है, जो हमारा जो क्रिस्टली जो लेंस है, अवनेत्र लेंस है, उस पर क्या हो जाता है? धुंधली सी परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो कैसा हो जाता है? दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। और इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। कारण क्या है? कारण तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। मोतियाबिंद किसके कारण होता है? क्रिस्टली लेंस के दूधिया एवं धुंधला होने के कारण होता है। मोतियाबिंद किसके कारण होता है? मोतियाबिंद क्रिस्टली लेंस के दूधिया एवं धुंधला होने के कारण होता है। किसके कारण होता है? लेंस के दूधिया एवं धुंधला होने के कारण होता है। अब इसका निवारण कैसे किया जाता है? निवारण के लिए क्या होता है? जो आंखों के जो डॉक्टर होते हैं वो उसका क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करके जो आपकी आंखों पर जो जाला सा जो लग जाता है, उसे वो क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, और आपको स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस शल्य क्रिया के द्वारा, दैट मींस ऑपरेशन, सर्जरी के द्वारा इसे क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। किसको? मोतियाबिंद को। मोतियाबिंद क्यों होता है? मोतियाबिंद क्रिस्टली लेंस के दूधिया एवं धुंधला होने के कारण होता है। अगला टॉपिक, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष ये हमारी जो परीक्षा में भी क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। दृष्टि दोष क्या होता है? कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समझने क्षमता खो देता है। इसमें क्या हो जाए? समझने क्षमता हमारी क्या हो जाती है? खो जाती है। या तो व्यास उसका बढ़ जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। या तो गोलक का व्यास बढ़ जाएगा, या फिर घट जाएगा। घटेगा तो भी एक दोष होगा, बढ़ेगा तो भी दोष उसमें लग जाएगा।
ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते, नेत्र में अपवर्तन दोषों का दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष, जिसे हम क्या बोलते हैं? मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमायोपिया, जरा दूरदृष्टिता प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो दृष्टि दोष क्या होता है? दृष्टि दोष के बारे में अगर बात की जाए तो समंजन क्षमता खो देना, नेत्र के द्वारा समंजन क्षमता खो देना, दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, नेत्र के द्वारा समंजन क्षमता को खो देना क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। या तो हमें निकट का दिखाई देना बंद हो जाएगा तो दूर का दिखाई देगा। ठीक है, या फिर क्या होगा? दूर का दिखाई देना बंद हो जाएगा तो निकट का दिखाई देने लगता है। और अगर दोनों कंडीशन हो जाती है तो जरा दूर दृष्टिता बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? जरा दूर दृष्टिता बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। तो किसके बारे में बात की थी? दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? समंजन क्षमता जो खो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और उसके बाद मैंने क्या बताया था? निकट, दूर और जरा दूर दृष्टिता। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये समझते हैं जब निकट का दोष है तो निकट का ही दिखाई नहीं देता होगा, बट ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं हमें अच्छे से दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की जो वस्तुएं हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि ये जो है नेत्र गोलक, उसका व्यास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेत्र गोलक का व्यास बढ़ इसकी जो वक्रता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ जाती है, फोकस क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर न बन के कहाँ बनने लगता है? रेटिना से पहले बनने लगता है। ठीक है, इसमें लिखा भी है निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख तो सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख सकता। ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होगा। इसका रीजन ये है, इसका जो दूर बिंदु है वो अनंत पर न होकर कहाँ पर हो जाता है? पास हो जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है। दृष्टिपटल ये हमारा हो गया रेटिना, और यहाँ पर ये क्या बन रहा है? इसका प्रतिबिंब बन रहा है। कारण क्या है? कारण है अवनीत लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। ठीक है, वक्रता क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। वक्रता क्यों अधिक हो जाती है? क्यों? नेत्र गोलक क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या हो जाता है? लंबा। अब इसके निवारण के लिए क्या किया जाए? निवारण के लिए अगर जो कोई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो इसका क्या निवारण है? क्या उसका ट्रीटमेंट है? इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। हम क्या करें? उस पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में हम क्या कर दें? अपसारी यानी अवतल लेंस लगा दें, तो जिससे क्या होने लगेगा? ये दोष क्या हो जाएगा? उसका खत्म हो जाएगा और उसे वस्तुएं, जो दूर की जो वस्तुएं हैं, दूर स्थित जो वस्तुएं हैं स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, निकट दृष्टि दोष और प्रकाश किरण आरेख द्वारा संशोधन। निकट दृष्टि दोष का प्रकाश किरण आरेख स्थिति वन। स्थिति वन क्या है? हम जानते हैं दूर बिंदु अनंत पर होता है, यह एक सामान्य स्थिति है। ठीक है, दूर बिंदु कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है, ये बात तो हम जानते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। अब सेकंड कंडीशन में इसमें क्या दे रहा है? परंतु इस प्रकार के दोष में दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। दूर बिंदु अनंत पर न होकर के कहाँ जाता है भाई? नजदीक आ जाता है। तब इस दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक रखी वस्तुओं को तो देख पाता है, नजदीक की तो वो देख रहा है, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं वो देख पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि उसका दूर बिंदु अनंत पर न होकर कहाँ जाता है? अनंत पर न होकर
नेत्र के निकट आ जाता है। नेत्र के कहाँ आ जाता है? निकट। जी सर, कहाँ आ जाता है? निकट। ठीक है, तो दूर बिंदु अनंत पर होकर कहाँ हो जाता है? नेत्र के निकट आ जाता है। इसकी वजह से हम निकट की वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते। पर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इसका कारण यह है कि दूर बिंदु आपके पास आ जाता है। दूर बिंदु है वो कहाँ पर आ जाता है? नेत्र के निकट आ जाता है। इसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के कहाँ बनने लगता है? रेटिना से पहले बनने लगता है। ठीक है, अब इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? उत्तल लेंस, वो अवतल लेंस, सॉरी। इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? जो किनारों पर क्या होता है? किनारों पर फैला हुआ होता है और बीच में क्या होता है? ये पतला होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी या अवतल लेंस कहते हैं। इस स्थिति के निवारण के लिए किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये क्या करता है? जो आने वाली जो किरणें हैं उन्हें क्या कर देता है? अपसरित कर देता है। क्या कर देता है? अपसरित कर देता है। ठीक है, इन्हें ये क्या कर देता है? अपसरित कर देता है, और जिसकी वजह से इसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनने लगती है? रेटिना पर बनने लगती है। कहाँ पर बनने लगती है? रेटिना पर। ठीक है, कहाँ पर बनने लगती है? रेटिना पर बनने लगती है। ठीक है, क्लियर? तो क्या होता है? ये निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जो दूर बिंदु है वो अनंत पर न होकर के नेत्र के निकट आ जाता है, जिसकी वजह से प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले बनने लगता है। अब इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं? एक अवतल लेंस यूज करेंगे, जो क्या करेगा? जो प्रकाश किरणें हैं उन्हें क्या कर देगा? अपसरित कर देगा। अपसरित करने के बाद में किरणें कहाँ पर आ जाएंगी? कहाँ पर जाकर मिलेंगी? रेटिना पर। और इसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बनने लगेगा? रेटिना पर बनने लगेगा। तो ये तो हमारा क्या हुआ? निकट दृष्टि दोष हो गया, और उसके क्या हुए? निवारण हो गए। क्लियर? अब इसके बाद में नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष। कौन सा है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या है? दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं, निकट की जो वस्तुएं हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखते हैं, और इसका निवारण कैसे होगा उसके बारे में भी हम बताएंगे। दीर्घ दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु। अब निकट बिंदु मैंने आपको बताया था कितना होता है? निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। अब वो 25 सेंटीमीटर पर न होकर क्या हो जाता है? 25 सेंटीमीटर से आगे बढ़ जाता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है? आगे बढ़ जाता है, ना होकर दूर हट जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है? दृष्टिपटल के पीछे बनता है। ठीक है, इसमें क्या था? जैसे ये मान लीजिए ये रेटिना है, तो रेटिना से अगर पहले बढ़ रहा है यहाँ पर, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। और रेटिना से अगर पीछे बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, पीछे बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अगर जो रेटिना से पहले बनेगा, पहले अगर जो इमेज बनती है उसमें क्या हो जाता है? नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, वक्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ेगी, फोकस दूरी घट जाएगी, यानी प्रकाश की जो किरणें वो फोकसित होने लगेंगी कहाँ पर? रेटिना से पहले फोकसित होने लगेंगी। जब वो वहाँ उससे पहले फोकसित होंगी तो उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? रेटिना से पहले बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। और इसमें क्या होता है? इसमें इससे पीछे बनने लगती हैं। इसमें इसका क्या हो जाता है? इसकी जो वक्रता है
क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब वक्रता घटेगी नेत्रगोलक क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रकाश की जो किरणें वो कहाँ पर फोकसित होने लगेंगी, रेटिना पर न होकर के कहाँ पर होने लगेंगी, रेटिना के पीछे। ठीक है, स्पष्ट देखने की पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम इस तरीके से पढ़ने लगते हैं, दूर रख के। क्यों? क्योंकि जो निकट बिंदु है वो हमारा 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। कारण क्या है, अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वक्रता जो है नेत्र की, जो गोलक की वक्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब वक्रता घटेगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। उसमें फैल रहा था, इसमें क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, निवारण के लिए हम एक उत्तल लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, चश्मे में क्या यूज करेंगे, उत्तल लेंस यूज करेंगे। क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये जैसे वस्तु रखी हुई है, ठीक है, वस्तु से यहाँ पर ये किरणें इस तरीके से जा रही हैं। ठीक है, और जाकर टकरा के ये कहाँ पर ये अपसरित हो जाएंगी, यहाँ पर ये अपसरित हो जाएंगी किरणें। फिर ये दूर से आती हुई दिखाई देंगी। कहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, दूर से। और लेंस से होती हुई सीधी कहाँ पर पहुँच जाएंगी, रेटिना पर पहुँच जाएंगी। कहाँ पर पहुँच जाएंगी, रेटिना पर। ठीक है, कहाँ पर पहुँच जाएंगी, रेटिना पर पहुँच जाएंगी। जब ये रेटिना पर पहुँचेंगी तो इसका जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो इसके निवारण के लिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस यूज करेंगे बेटा, उत्तल लेंस यूज करेंगे। ठीक है ना। और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, निकट दृष्टि दोष के लिए करेंगे इसके लिए हम करेंगे अवतल लेंस। कौन सा लेंस करेंगे, अवतल लेंस। ठीक है जी, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस यूज करते हैं और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस यूज करते हैं। अब निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, क्योंकि जो दूर बिंदु है वो क्या हो जाता है, निकट हो जाता है। दूर बिंदु निकट हो जाता है। निकट में दूर बिंदु ठीक अपोजिट यहां पर चलेगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाता है, दूर बिंदु कहां पर हो जाता है, नेत्र के निकट, नेत्र के निकट हो जाता है। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, जो इसका जो निकट बिंदु है वो क्या हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से अधिक निकट बिंदु। ठीक है, क्लियर। इतना ये टॉपिक हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक यहां से देखेंगे, जरा दूरदृष्टिता। इसमें क्या होता है, कभी कभार हमें दूर का भी नहीं दिखाई देता है और नजदीक का भी नहीं दिखाई देता है।
तो आयु में वृद्धि होने के कारण इस साथ साथ मानव नेत्र की समझने क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। अधिकांशतः व्यक्तियों को निकट बिंदु दूर हट जाता है, इस दोष को जरा दूरदृष्टता कहते हैं। निकट बिंदु क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। इस दृष्टि दोष में कुछ व्यक्तियों में कई बार दोनों प्रकार के दृष्टि दोष जैसे निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें दूर का भी नहीं दिखाई देता और निकट का दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है, इन्हें पास की वस्तुएं आराम से देखने में कठिनाई होती है, जिनका निम्न कारण है। ये दोष पछमावी मांसपेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण, मैंने बताया भी था इससे पहले जब हम पछमावी मांसपेशियां जो पढ़े थे, इसमें क्या होता है, उम्र जब ज़्यादा हो जाती है तो पछमावी मांसपेशियां क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके दुर्बल हो जाती है। जब हमारा पूरा बॉडी ही दुर्बल हो जाता है तो ये भी क्या हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। तो क्रिस्टल लेंस की लचीलापन में कमी के कारण उत्पन्न होता है, उसका लचीलापन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी वो फोकस दूरी को क्या नहीं कर सकता है, समायोजित नहीं कर सकता है। समझने की क्षमता क्या हो जाएगी, उसकी घट जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, जरा दूरदृष्टता बोलते हैं। ठीक है, निवारण कैसे, द्विफोकसी लेंस के द्वारा उपयोग से दूर किया जा सकता है। इसमें द्विफोकसी लेंस यूज किए जाते हैं। इसमें क्या है, सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, यह दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है, यह पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में सहायक होता है। आजकल संस्पर्श लेंस का प्रयोग से दृष्टि दोषों का संशोधन किया जा रहा है। कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस इसमें क्या होता है, इसी में दोनों लेंस लगे हुए होते हैं कॉन्टैक्ट लेंस में। ठीक है, और उससे पहले क्या था, ऊपर क्या कौन सा लेंस लगा होता था, ऊपर अवतल लेंस लगा होता था जो दूर की वस्तुओं को देखने में सहायता करता था, और नीचे जो भाग जो होता था लेंस का, उसमें कौन सा लेंस लगा होता, उत्तल लेंस, जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता था। तो जरा दूरदृष्टता क्या है, ये आयु में वृद्धि, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे ये पछवाई मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। जब वो कमजोर हो जाती हैं तो जो नेत्र लेंस की समायोजन क्षमता है वो क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। जब वो कम होगी तो क्या हो जाएगा, हमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण क्या हो जाता है, दोनों दोष उत्पन्न हो जाएंगे। निकट दृष्टि दोष भी हो सकता है, दूरदृष्टि दोष। अब इसके निवारण के लिए, ठीक है, जरा दूरदृष्टता के निवारण के लिए, इसके लिए निवारण के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, द्विफोकसी लेंस। कौन सा, द्विफोकसी लेंस। ठीक है, जिसमें हम कौन कौन से लेंस यूज करते हैं, अवतल तथा उत्तल। अवतल और उत्तल। अवतल कहाँ पर किया जाता है, ऊपरी भाग पर। ऊपरी भाग पर कहाँ पर किया जाता है, ऊपरी भाग पर, चश्मे के लेंस के। चलो कोई नहीं, यहीं पे ऐसे ही याद रखो, कहाँ पर किया जाता है, ऊपरी भाग पर, और ये कहाँ पर, निचले भाग पर, निचले भाग पर। ठीक है, तो निवारण के लिए हम कौन से लेंस यूज करते हैं, द्विफोकसी लेंस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, जब कोई एक प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई एक प्रकाश किरण, ये एक माध्यम ये है, माध्यम ये हम मान लें N1 और इधर हम माध्यम मान लें N2, माध्यम N2, और बीच में ये मैंने अभिलंब मान लिया। ठीक है, जब कोई एक प्रकाशिक किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए यहाँ से ये आपतित किरण यहाँ पर ये आई, और ये माध्यम हमारा है विरल, ठीक है, और ये माध्यम है हमारा सघन, ये यानी ये वायु है, और ये क्या है, कांच है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, अब अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। वैसे इसे ऐसे जाना चाहिए था, बड़ी ये क्या हो गई, अभिलंब की तरफ
झुक गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसके बाद में बात आज चलती है प्रिज्म। प्रिज्म यह एक तिकोना कांच का स्लैब होता है। ये क्या होता है, तिकोना होता है, कांच का एक स्लैब है, ये कैसा तिकोना है, ठीक है, जिसके दो त्रिभुजाकार आधार, इसके दो तो क्या होंगे, त्रिभुजाकार आधार होंगे, एक ये इधर हो गया, नेक्स्ट इसके इधर भी होगा ये, ठीक है, दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार, और तीन इसके आयताकार क्या होंगे, पार्श्व पृष्ठ होते हैं। जैसे एक ये आयत ये यहाँ पर बन रहा है, दूसरा आयत यहाँ पर ये बन रहा है, एक जस्ट इसके क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है, जैसे आप इसे मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो त्रिभुजाकार आधार होते हैं और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर क्या होते हैं, झुके होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ये जो इस तरीके से जो संरचना बनती है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कोण, इसके दो पार्श्व फलकों के बीच कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। चाहे यहाँ पर आप प्रिज्म कोण मान लीजिए, यहाँ पर भी मान लीजिए, यहाँ पर, ठीक है, दो पार्श्व फलकों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। अब यहाँ पर पी क्या है, यहाँ पर एक आपतित किरण है, ई एफ क्या है, अपवर्तित किरण है, इसका क्या होता है, अपवर्तन हो रहा है, ये क्या हो रही है, ये वैसे तो ऐसी जानी चाहिए थी, ई से एच की तरफ, ठीक है, बट ये क्या हो रही है, अविलंब से, यहाँ पर ये जो अविलंब डाला गया है, यहाँ पर अविलंब की तरफ झुक रही है, ये क्या हो रही है, अविलंब की तरफ झुक रही है। एफ एस क्या है, एफ एस यहाँ पर निर्गत किरण है जो इसमें से निकल रही है। अब कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये क्या है, प्रिज्म कोण है। यहाँ पर जस्ट अभी बताया गया है, पार्श्व फलकों के बीच कोण, बीच के जो कोण बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। कोण डी, अब यहाँ पर ये क्या, कोण जो डी है वो विचलन कोण है, ठीक है, आपतन कोण, आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। कोण ई बराबर हमारा क्या हो जाए, निर्गत कोण, बाहर जो निकल रही है वहां पर जो कोण बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, निर्गत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्गत कोण। तो ये इस तरीके से हमारी ये कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, आपने देखा जैसे एक हम क्या ले लें, न्यूज जैसे बहुत सी पेन आती है जिनका कवर होता है कांच का, ठीक है, जब उनमें क्या होता है, जब उनमें प्रकाश से पड़ता है, प्रकाश जो पड़ता है वो 7 पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, 7 पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। या अलग अलग से कलर हमें दिखाई देते हैं, हम उस टाइम पे ये उन्हें गिनते नहीं है कि कितने पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है, इस तरीके से कर हम गिनते नहीं है। तो इस वर्णक्रम को हम क्या बोलते हैं, विबग्योर से दर्शाया जाता है, ताकि इनका क्रम याद रखने में सहायक हो। विबग्योर का मतलब क्या है, VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। अब विबग्योर का मतलब क्या हो गया, वी से क्या हो गया, वॉयलेट, VIOLET, वॉयलेट का मतलब हिंदी में होता है बैगनी, वॉयलेट का मीन्स है बैगनी। अब आई, ये हमारा हो गया इंडिगो, जामुनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, नेक्स्ट है रेड, लाल, सॉरी। अब ये इस तरीके से इन इतने पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसका जो शॉर्ट जो बना लिया गया वो क्या बना लिया है, विबग्योर, क्या बना लिया है, विबग्योर। इससे आप क्या कर सकते हो, इसे याद रख सकते हो।
विक्षेपण प्रकाश के अवयवी बड़ों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। अब इसी को विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश का विक्षेपण अलग अलग पार्ट में जब ये प्रकाश क्या हो जाता है, श्वेत कलर का होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट से होकर गुजरता है अलग अलग पार्ट में क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है। इसके कलर अलग अलग उसमें डिवाइड हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश, कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है, कोई भी प्रकाश सही जो सूर्य के, जैसे सूर्य का जो प्रकाश है जब किसी उसमें से जब निकलता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और ऐसी सेम कंडीशन है जो कोई भी प्रकाश से, चाहे टॉर्च का या किसी का भी सही, आज वो इसी कंडीशन को जो शो कर रहा है तो वो उसका क्या कहलाएगा, विक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो श्वेत प्रकाश कहलाएगा। उस प्रकाश को हम क्या बोलेंगे, श्वेत प्रकाश कहेंगे। और उसकी इससे पूरी कंडीशन को क्या कहा जाएगा, विक्षेपण कहा जाएगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन मैंने अभी बताया है। या पीई आपतित किरण है। पीई क्या है, एक आपतित किरण है। ठीक है, जैसे कैसे जाना चाहिए था, सीधा इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई अपने अभिलंब की तरफ झुकी। क्यों, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में ये एंटर कर रही है। यहाँ पर जो हम इस तरीके से एक अभिलंब डाल दें तो ये किधर झुक रही है, अभिलंब की तरफ। ईएफ क्या है, अपवर्तित किरण है। ईएफ अपवर्तित किरण मान लीजिए इस तरीके से, तथा एफएस निर्गत किरण है। और एफएस क्या है, ये निर्गत किरण हो गई। पृष्ठ एबी पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। एबी पर ये किरण है पीई जो क्या कर रही है, प्रवेश करिए। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और अपवर्तन के पश्चात किधर मुड़ रही है, अभिलंब। दूसरे पृष्ठ एसी पर, दूसरा पृष्ठ ये एसी है, पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भागती है। और इस तरीके से यहाँ पर जैसे हम पर्दा लगा दें तो प्रकाश जो है उसका विक्षेपण होकर क्या बन जाएगा, इस तरीके से पूरा बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक प्रघटना है। तो हमारे पास बहुत सी आसपास क्या है, बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। जो किसके कारण होती है, प्राकृतिक कारणों के कारण हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक प्रघटनाएं कहते हैं। जैसे इंद्रधनुष का बनना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ता प्रतीत होना, या रेड रेड सा प्रतीत होता है हमें जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है उस टाइम पर। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक प्रघटना है। इंद्रधनुष का बनना, ये क्या होता है, जैसे बारिश के टाइम पर थोड़ी नमी हो जाती है, बूंदें छा जाती हैं वायुमंडल में, जिसमें क्या होता है जब प्रकाश एंटर करता है उसका क्या हो जाता है, विक्षेपण हो जाता है। इसकी वजह से उसके 7 कलर हमें क्या होने लगते हैं, एक लार्ज अमाउंट पर दिखाई देने लगते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय प्रघटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल से, ये आपतित किरण यहाँ से ये जाएगी और अपवर्तित होने के बाद में इसमें चली जाएगी, यानी उसका क्या हो रहा है, पूरा तरीके से परावर्तन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्रांतिक कोण। क्या है हमारा, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण में क्या होता है कि जब कोई प्रकाशित किरण उस सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंटर करती है, जब वो सघन से विरल में एंटर करेगी तो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब हम इसे इस तरीके से ऐसे झुकाते चले जाएं तो एक तरीके से वो क्या होने लगेगा, फिर वो यहाँ पर आकर के ऐसे और इस तरीके से ऐसे, तो ऐसे करके और यहाँ पर आकर के पूरा 90 डिग्री पर क्या होने लगेगा, अपवर्तित होने लगेगी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक, इसे क्या क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। किसी माध्यम पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की शर्त क्या है,
प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक से अपवर्तनांक कम अपवर्तनांक के माध्यम की ओर प्रवेश करे। नेक्स्ट क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। और आपतन कोण का जो मान है वो क्या हो जाए, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन देंगे। हमारे वायुमंडल में वायु की सामान्यतः दो परतें हैं, एक गर्म वायु की तथा दूसरी ठंडी वायु की, जो मिलकर दो भिन्न भिन्न अपवर्तनांकों की माध्यम बनाती है। गर्म वायु हल्की होती है। गर्म वायु कैसी होती है, हल्की होती है, जो ऊपर उठ जाती है। और ठंडी वायु भारी होती है, वह पृथ्वी की सतह की ओर रहती है। ठंडी वायु सघन माध्यम का कार्य करती है और गर्म वायु विरल माध्यम का कार्य करती है। इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण में अपवर्तन होता है, इसे ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बहुत सी प्रघटनाएं होती हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय में सूर्य की आभासी स्थिति दिखाई देना। तो ये सब किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी प्रघटनाएं होती हैं, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय में सूर्य की आभासी स्थिति दिखाई देना। ये जितनी प्रघटनाएं सब किसके कारण हो रही हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसमें क्या होता है, तो ठंडी वायु है वो किसका कार्य करती है, ठंडी वायु ये हल्की होती है, वह पृथ्वी की सतह की ओर रहती है। ठंडी वायु जो है, ये थोड़ी भारी होती है, वह पृथ्वी की सतह की ओर रहती है। और गर्म वायु कैसी होती है, हल्की होती है, जो क्या होती है, सतह से ऊपर रहती है। गर्म वायु हल्की होती है, जो ऊपर उठ जाती है, और ठंडी वायु भारी होती है। अब इसमें क्या दे रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। गर्म वायु में से अगर देखा जाए तो वस्तु की आभासी स्थिति क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो इसी के साथ साथ ही हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो गया और आज की क्लास भी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर जो आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नमस्कार।